Hello everyone, welcome to Defense Studies. And this is previous year question discussion series for CAPF Assistant Commandant exam. And in this video we are going to discuss polity questions of CAPF 2021 exam which was held on 8th of August. So regarding the difficulty level of these polity questions अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ मोर टूवर्ड्स, अगर इसका ग्राफ देखें तो इट इज़ मोर टूवर्ड्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट लेवल. सो डिफ़िकल्ट था इसका ग्राफ, प्रीवियस ट्रेंड से थोड़ा सा हटके था. ठीक है, और हम इसमें एनालाइज करेंगे क्या आपको सोर्सेज इसमें यूज़ करने हैं. ठीक है, क्या आपको चेंज करना है सोर्सेज या नहीं करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ आल्सो कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट. कौन सी ऐसी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं और हाई कोर्ट के पास भी हैं. देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अंडर आर्टिकल 124 दीज आर द पावर्स. जुरिडिक्शन ये है सुप्रीम कोर्ट की. ओरिजिनल जुरिडिक्शन है अपेलाइट रिट एडवाइजरी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, और अंडर आर्टिकल 214 हाई कोर्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए. मे बी अपकमिंग एग्जाम में पूछ ले आपसे, जैसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जो 1 जनवरी 2019 को बना है. और रिसेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया. तेलंगाना और आंध्रा सबसे न्यूएस्ट है. इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बिगेस्ट है. और 6 हाई कोर्ट, 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसका जो जुरिडिक्शन है मोर देन 1 स्टेट है या फिर यूटी, 1 स्टेट प्लस यूटी भी हो सकता है या फिर मोर देन 2 यूटीज भी. ऐसे 6 हाई कोर्ट हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से हैं. और इनकी भी जो जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसमें भी है एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी है. तो यही एक कॉमन पावर है जो इस क्वेश्चन में पूछी है और जो ये ओवरलैप हो रही है. अदरवाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन सिर्फ किस में है, सुप्रीम कोर्ट में. एडवाइजरी जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में नहीं है. ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगते हैं किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे तो सुप्रीम कोर्ट को उसको एडवाइजरी जुरिडिक्शन देना पड़ेगा. इट इज़ मैंडेटरी. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ एडवाइजरी जुरिडिक्शन. सेकंड क्या है, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस. कंप्लीट जस्टिस सिर्फ कौन कर सकता है, अंडर आर्टिकल 142 इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखें, यही अवार्ड कर सकते हैं ऐसा कुछ सेंटेंस फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस. ठीक है, अगर किसी भी विक्टिम के साथ या फिर कोई जिसको फॉल्स एक्यूजेशन है उनको जेल भी हो गई है बट देयर आफ्टर वी फाइंड आउट सम एविडेंसेस, ठीक है, और वो इनोसेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 कैन डू दिस कंप्लीट जस्टिस. सी क्या है, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्या ये सेम पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, अभी डिस्कस किया. यस, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. और रिफ्यूज स्पेशली बट दिस पेटिशन क्या है, अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथोराइज टू ग्रांट्स इन इट्स डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन से यहाँ क्या मतलब है, डिस्क्रिशन से मतलब ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि अंडर आर्टिकल 136 वी नीड अ स्पेशल लीव अटेंशन और अपील फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट किसी वन पर्टिकुलर इशू पे. ये किसका, उनका डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का. या तो उस पर्टिकुलर केस का वो एडमिशन देंगे कोर्ट में या फिर नहीं. इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चलिए नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, लेकिन पहले क्या थे, 7 फंडामेंटल राइट थे जो कि अब 6 हो गए हैं बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी was deleted. Right to property is deleted under this 44th Constitutional Amendment Act of 1978. उन right to property को delete कर दिया गया. ठीक है, तो our answer is also right to property. और अगर इसकी बात करूँ, कोई इसमें मेरे ख्याल से कोई कैंडिडेट कंफ्यूज हुआ होगा तो राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस. राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस ये अंडर आर्टिकल 19 है आपके लक्ष्मीकांत पेज नंबर 5th एडिशन 7.10 में आपको ईजिली दिख जाएगा. वहाँ पे लिखा हुआ है दैट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मीन्स कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस. ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, बट देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया. ठीक है, इस तरह से आपको देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो कि बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. बट राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस इज़ अ फंडामेंटल राइट. राइट्स अगेन एक्सप्लॉइटेशन क्या है, अंडर आर्टिकल 23. इक्वालिटी क्या होगी, 14. ठीक है. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पे दूसरा क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी हमने बात किया था, अंडर आर्टिकल 124 ये उनकी जुरिडिक्शन है, और अंडर आर्टिकल 143 क्या है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर। ऑन एनी मैटर से मतलब नहीं है, ठीक है। देर आर सर्टेन मैटर्स जिस पे उनका मैंडेटरी है ओपिनियन देना, बट देर आर सर्टेन अदर मैटर्स जिस पे उनका डिस्क्रिशन है, या तो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगा या नहीं देगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 के अंडर है, ठीक है, प्लस 142, ठीक है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप के दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वन इज़ सिविल अदर इज़ क्रिमिनल। तो अगर उसको पनिश करना है तो क्या है उसमें 6 मंथ उसकी पनिशमेंट है, प्लस 2000 फाइन हो सकता है, प्लस बोथ, ठीक है। उसके बाद अंडर आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 44 ये है, ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, रोंग, और वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला आंसर हमारा यही हो गया, आवर आंसर इज ए। अगर देखें इसकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143 के अंडर है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज अंडर आर्टिकल 143। सी स्टेटमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट में रेफर टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मे रिफ्यूज़, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें रिफ्यूज़ कर सके। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर, मे का मतलब क्या है, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बी में क्या है, बी वाले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट। सो मे और मस्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन दिस टू कैटेगरी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइजन। तो ऐसा कोई लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, या फिर वो ओपिनियन देगा या नहीं देगा, किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन इस केस में क्या है, ऑन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट है या फिर एंगेजमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को मस्ट है कि वो अपना ओपिनियन दे अगर प्रेसिडेंट उनसे पूछ रहा है तो। सो आवर आंसर इज ए। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है, 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा से 7 मेंबर आते हैं, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लें, आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आइडिया कहाँ से आया था, इट वॉज सेटअप इन 1921 अंडर द प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1919 में था। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 किससे, लोकसभा से, 7 किससे, राज्यसभा से। और मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, पार्लियामेंट में इसका इलेक्शन होता है हर साल, उन्हीं के मेंबर से, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर से। उनका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स क्या है, 1 साल का। 1 साल के बाद ये कमेटी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। कोई भी मिनिस्टर, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो, कुछ भी इसमें इसका मेंबर नहीं बन सकता। सो द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर बाय द स्पीकर। स्पीकर इसका चेयरमैन अपॉइंट करता है। और 1967 के बाद एक कन्वेंशन बन गया है कि चेयरमैन जो इस कमेटी का होगा वो किससे होगा, ऑपोजिशन से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, देखो मिनिस्टर इसका मेंबर हो ही नहीं सकता, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। सी क्या है, मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन ए टर्म ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर की कमेटी, इसका जो टर्म होता है एक मेंबर्स का, वो कितना है, 1 ईयर का। तो ये हमारा आंसर भी हो गया, सी इज़ अवर आंसर। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में मैंने सब डिटेल ये लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है, मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत भी ना पढ़ के डायरेक्टली ये पढ़ ले तो आपका काम हो जाएगा। तो एस्टीमेट कमेटी 1921, उसमें 30 मेंबर होते हैं सिर्फ लोकसभा के, इसका भी टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल का होता है, ठीक है। ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन, और चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, जो रूलिंग पार्टी से होता है, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये 1964 में बनी थी, किसकी रिकमेंडेशन पे पूछ सकते हैं, कृष्णा मेनन। इसके 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर।
चेयरमैन इस कमेटी का कहाँ से होता है, लोकसभा ओनली से, ठीक है। और डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। इस कमेटी में क्या है, 31 मेंबर होते हैं। एवरी कमेटी, जितनी भी कमेटीज़ हैं दिस DRSC की, 21 कहाँ से होंगे, लोकसभा से, 10 कहाँ से होंगे, राज्यसभा से। इसका भी टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, 1 साल का। और अगर मैं पार्लियामेंट्री कमेटी बताऊँ, मेन जो है कि 2 तरह की होती है, एक होती है स्टैंडिंग, उसके बाद होती है अडोक। अडोक जो होती है किसी पर्टिकुलर इशू पे ये कमेटी बनाई जाती है, इशू रिजोल्व होता है तो कमेटी क्या होती है, डिसबैंडेड हो जाती है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट होती है, जैसे ये हमारी फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, और कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। सो अगर हम इसकी बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये किसका पार्ट है, फाइनेंशियल कमेटी का, आप याद कर लीजिएगा इसको। 5th है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन की बात की है, कंप्लीटली रिटर्न है क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, कहाँ में, लक्ष्मीकांत में। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा क्या है, ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट, नॉट एनी कोर्ट, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। 3 क्वालिफिकेशन है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट। 10 ईयर तो ठीक है, लेकिन एनी कोर्ट नहीं आएगा, हाई कोर्ट आएगा। बी क्या है, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स नहीं है, 5 ईयर्स है। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर भी है। और ये क्या है, डी, ए पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, किससे, कंसल्ट करके चीफ जस्टिस, ठीक है, जिस भी हाई कोर्ट से उन जजेस को प्रमोट करेंगे वो वाले चीफ जस्टिस, प्लस सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी, मीन्स द मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनको भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। और प्रेजेंट क्या है, अभी अगर बेंच देखें, ठीक है, टोटल 34 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, पहले 31 थे, इंक्रीज़ कर दिया गया है पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। आपसे पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जजेस अभी प्रेजेंट हैं, 34। 6th इज हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। सो इलेक्शन का होता है जो स्पीकर का, जब भी नई लोकसभा बनती है तो उसमें स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है, किस डेट को होगा, वो है प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज आवर राइट आंसर। और रोल्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर की बात करें तो क्या क्या इनके रोल्स हैं, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है स्पीकर हाउस का, ठीक है। और इट डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये जब भी वोट करते हैं जब टाई होती है, ठीक है, हाउस में जब भी टाई होगा, टाई का सिनेरियो होगा तो वो जब वोट कर सकते हैं। और ही डिसाइड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ठीक है, उनका वर्डिक्ट क्या होता है, फाइनल। उसके बाद ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी मेंबर का अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर है, तो 10 शेड्यूल के अंडर, ठीक है, अगर कोई मेंबर कोई भी पार्टी स्विच करता है तो ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो ये पेज नंबर 22.7 जो लक्ष्मीकांत का है उसमें क्लियरली लिखा है द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। 7th is which of the following statement about personal liberty is not correct। नॉट करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। पर्सनल लिबर्टी एक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज द स्टेट does not have the authority to deprive any person within the territory of India of his or her personal liberty without any rational basis, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेट आर्बिट्रेरली किसी भी जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसको उठा के जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 21 में क्लियरली लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट की अगर बात करूँ,
बेसिस ऑफ डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ हिज और पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखो, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है और एक क्या होता है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। जो इंडिया में था पहले क्या था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ। अभी भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ की सैंक्टिटी को क्या करते हैं, देखते हैं। क्या लॉ रीजनेबल है, ठीक है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, ठीक है, ये लॉ। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या देखते हैं, सिंपली क्या लॉ दोनों हाउसेस से पास हुआ है, क्या उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं, ठीक है, क्या उसकी स्क्रूटनी हुई है, हर एक चीज़, ठीक है, उसमें लीगल देखते हैं उसको, उसकी सैंक्टिटी नहीं देखते लॉ की, क्या वो रीजनेबल है या नहीं। बट इन मेनका गांधी केस जो 1978 में था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। पहले जो गोपालन केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी सुप्रीम कोर्ट ने, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, उन्होंने बोला था कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन द लॉ। बेस्ड ऑन द लॉ का मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना दे, ठीक है, लॉ दोनों हाउसेस से पास भी हो गया है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हैं, लॉ में बोला है कि वी कैन टेक आर्बिट्रेरली किसी की भी जान ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख के। अगर वो लॉ बन गया है तो उसका मतलब है वो आर्टिकल 21 को बाईपास करके काम चल जाएगा। बट मेनका केस में क्या था, मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो गोपालन केस का जो वर्डिक्ट था वो ओवर रूल किया, उसके बाद उन्होंने क्या एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दी, वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। उन्होंने बोला कि द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय ए लॉ, ठीक है, कर दीजिए, प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इज़ रीजनेबल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक और कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट आल्सो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई लॉ बनाया है जो रीजनेबल नहीं है, ठीक है, उसको क्वेश कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। सो चलिए सी स्टेटमेंट क्या है, पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। किसी भी पर्सनल लिबर्टी से मतलब अगर किसी भी सिटीज़न को पुलिस आर्बिट्रेरली उठा के ले जाए और जेल में डाल दे, ठीक है, विदाउट टेलिंग हिम और हर एनी ग्राउंड ऑफ हिज और हर अरेस्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसके फैमिली मेम्बर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, हेबस कॉर्पस रिट। तो जब भी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो विक्टिम आएगा, अगर पुलिस उसके ग्राउंड, ठीक है, प्रूव नहीं कर पाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, उसको, ठीक है, रिलीज़ करवा देगी उस पर्टिकुलर विक्टिम को। तो डी और क्या है, डी ऑप्शन, द मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अभी बोला था किसमें, मेनका गांधी केस में हुआ था 1978 में। सो आवर आंसर इज डी। डी इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन। नेक्स्ट क्या है, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में CAPF एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। मेनका गांधी, SR बोमई, SP गुप्ता, तीनों केस जो आपके आंसर्स में ऑप्शन में थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्रोनोलॉजिकली भी पूछ लेंगे आपको कि मेनका गांधी केस कब आया था 78 में, SR बोमई कब आया था 1994 में, SP गुप्ता कब आया था 1982 में। तो मेनका गांधी में क्या था, वाइडन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी का कंसेप्ट, ठीक है, उनको एनलार्ज किया था और इंटरलिंक किया द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 21 में। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिनिटी। ये ट्रिनिटी वाला कंसेप्ट किस में आता, मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट बहुत बार पूछता है UPSC, यहीं पे आप क्या है थोड़ा सा गलत करके आ जाते हो क्वेश्चंस को। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। देखो DPSP की बात करूँ तो पहले देख ही लेते हैं इसको। आर्टिकल 37 के अंडर DPSP का मेंशन है, आर फंडामेंटल, DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। जब भी कोई गवर्नमेंट अगर लॉ बनाएगी, ठीक है, किसी भी टाइप का लॉ, तो DPSP को अपने माइंड में रखना है एज अ ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, डीपीएसपी क्या बताते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करनी है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को लॉ बनाने चाहिए। तो पार्ट 4 में है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है कि इट इज़ द कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइज का मतलब ये ज़मीर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और डीपीएसपी एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। और डायरेक्टरी प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल है, मतलब 36 से 51 तक जो भी आर्टिकल लिखा है उसको आप अगर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, जैसे फ्री लीगल एड या फिर प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटी या फिर न्यूट्रिशियस फूड, आप इसको किस में चैलेंज नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल अनलेस गवर्नमेंट मेक अ लॉ। जैसे गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया राइट टू एजुकेशन का, उसको बाद में फंडामेंटल राइट उसमें क्या कर दिया, ठीक है, बदल दिया। अब नालसा एक्ट है, फ्री लीगल एड का लॉ बनाया, बाद में बनाया ना, पहले तो सिर्फ लिखा हुआ था डीपीएसपी में, वो नॉन जस्टिसेबल था। अनलेस गवर्नमेंट मेक अ लॉ, ठीक है, तो ही उसको क्या बना सकते हैं आप, जस्टिसेबल। सो इनिशियली ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है और हेल्प करते हैं कोर्ट को इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। तो इसकी अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूँ तो 4 बार ये डीपीएसपी अमेंड हो चुका है, 42nd, 44th, 86th और 97। आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ लेंगे कि 42nd में कौन कौन से नए आर्टिकल ऐड किए थे, जैसे 39F, 39A, 43A, 48A, ये 42nd के अंडर ऐड हुए थे। और 44th के अंडर 38th आर्टिकल जो है वो ऐड हुआ था। 86 के अंदर क्या है, 45 जो आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 86 के अंदर 21A ऐड हुआ था और 45 की जो लैंग्वेज चेंज कर दी थी। और 97th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 43 भी ऐड किया था। तो बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, नॉट ऑल, सभी फंडामेंटल राइट्स को ये ओवरराइड नहीं कर सकते, ये गलत है और ये हमारा आंसर भी है, ठीक है, बी इज़ आवर आंसर। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको डीपीएसपी ओवरराइड कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 वर एक्सेप्टेड एज सबॉर्डिनेट टू द डीपीएसपी, ठीक है। जो भी प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 39B एंड C, अगर 39B और C के जो प्रोविज़न है, अगर गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाता है और वो किसके, आर्टिकल 14 और 19 के अगेंस्ट है, तो भी वो लॉ है पास हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स जो 14 एंड 19 अगर वो किसके 39B और 39C के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो क्या है 14 और 19 को ओवरराइड कर सकते हैं। सो प्रेजेंट पोजीशन क्या है अभी, जब अगर कॉन्फ्लिक्ट देखे बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का, प्रेजेंट पोजीशन देखो ये है कि द फंडामेंटल दिस राइट enjoy supremacy over the DPSP, yet that doesn't mean that directive principle cannot be implemented. Parliament can amend the fundamental rights for the implementing the directive principle so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the constitution. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट ऐसा लॉ लेके आ सकता है जिससे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। 9th, which of the following statement with regard to the preamble to the Constitution of India is not correct? preamble से related question है, incorrect statement आपको find out करनी है। so preamble के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि preamble of the Indian Constitution is based on the objective resolution, जो ड्राफ्ट किसने किया था, पंडित नेहरू जी ने, और अडोप्ट किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सो इसका जो अमेंडमेंट है जो एक ही बार हुआ, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कौन कौन से 3 वर्ड इसमें ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसके अलावा जो जितने भी वर्ड हैं वो पहले ही एडिट थे, ठीक है। बेरुबरी केस में ये भी रिलेटेड किससे, प्रीएम्बल से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, यूपीएससी ने, नॉट इन CAPF, CDS, NDA, इन एग्जाम्स में पूछा गया है।
तो बेरूबरी केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशवानंदा भारती केस में ओवर रूल्ड कर दी थी बेरूबरी जिस केस की जो वर्डिक्ट था ओवर रूल किया था, और उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC केस जो 1995 में था, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा री एडवोकेट किया था किसको, प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद टू थिंग्स यू शुड बी रिमेंबर रिगार्डिंग प्रीएम्बल। पहली कि ये नॉन जस्टिसेबल है, दूसरा प्रीएम्बल इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। तो बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। देखिए सेकुलर का तो हमें पता है क्योंकि वो ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, सेकुलर तो नहीं थी, लेकिन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। यही हमारा आंसर है। 10th, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इलेक्टोरल कॉलेज की बात है अंडर आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उन्होंने क्या है, अगर बात करें थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इसके बारे में। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, जैसे MPs और MLA का होता है। सो कौन कौन इनमें पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं। सेकंड इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, स्टेट में भी जितने भी इलेक्टेड मेंबर है वो। तीसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT, कहाँ की, दिल्ली और पौंडीचेरी। बस ये क्या क्या इसका क्या कहलाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, ठीक है। थर्ड क्या, ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सभी मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं कुछ उसमें मेंबर्स, तो ऑल मेंबर नहीं आएगा, थर्ड स्टेटमेंट तो गलत ही होगी। सो आवर आंसर इज C, थर्ड ओनली। और जो इसमें बात करूँ अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पार्टी नहीं लेती इसके, ठीक है, इलेक्शन में, बिकॉज ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। कौन से ऐसे राइट हैं जो पर्सन को प्रोवाइड नहीं है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अच्छा, तो ये आर्टिकल 20 के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ये आर्टिकल 20 का क्या है, नेमिंग। इसमें जो है इट ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। अगर कोई एक्यूज पर्सन है तो आप उसको कोई भी आर्बिट्ररी, मतलब जो लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है कि उसका क्या क्वांटम होगा पनिशमेंट का, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसकी 2 साल की सज़ा है तो आप 4 की दे रहे हो उसको, ठीक है। आर्बिट्ररी कोई भी आपको उस पर पनिशमेंट नहीं दे सकते, एक्सेसिव नहीं दे सकते, 2 बार पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। या तो वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो या लीगल पर्सन, कोई भी इनमें से, तो आप उसको आर्बिट्ररी पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो इट कंटेन 3 प्रोविज़न, क्या, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मीन्स जिस टाइम में उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उस टाइम अगर कोई लॉ था उस क्राइम से रिलेटेड तो ही उसको पनिश कर सकते हैं। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लग सकता बाद में। नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी से मतलब कोर्ट उसको 2 बार पनिश नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट क्या है, कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी रिगार्डिंग कोई क्राइम, 2 साल की उसको पनिशमेंट मिल गई जेल, प्लस उसको डिपार्टमेंटल भी उस पर कुछ एक्शन ले सकता है, या फिर वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट में है तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको निकाल देगा डिपार्टमेंट से, ठीक है, सस्पेंड कर देगा या फिर टर्मिनेट कर देगा। तो ये डबल जियोपार्डी नहीं हुई, बिकॉज कोर्ट में उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिली है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट दे सकता है। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसी पे मेन क्वेश्चन बेस्ड है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से मतलब है वो अपने अगेंस्ट कोई भी क्या है गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। सो ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो नहीं दे सकता, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन है। बट इसमें एक क्या है, एक और ग्राउंड है, इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू,
ठीक है। ये प्रोटेक्शन एक्सटेंड कहाँ नहीं होती, एक तो कंपल्सरी प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल या फिर कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, उसको एक्यूज को देना पड़ेगा, सिग्नेचर अपना देना पड़ेगा, ब्लड स्पेसिमेन भी देना पड़ेगा और अपना बॉडी का इंस्पेक्शन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। सो द फर्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, राइट स्टेटमेंट। सेकंड इज टू रिफ्यूज़ टू गिव हिज और अ सैम्पल ऑफ हैंड राइटिंग, देखिए वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अपना सैम्पल हैंड राइटिंग का देने के लिए। टू सपोर्ट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है और हम इनकरेक्ट है जो हमें आइडेंटिफाई करना, तो हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ इन एवरी स्टेट। देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ की बात हो रही है तो हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक बार देखेंगे। तो अगर इसका हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का देखें तो लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लॉर्ड रिपन जो को फादर बोलते हैं। ठीक है, मेग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 में सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नेंस को क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया। 8 टाइप की जो ऊपर दिस अर्बन लोकल गवर्नेंस है, कौन कौन सी, इंडियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसीज। अगर अब मैं क्वेश्चन पे आऊँ, क्वेश्चन में पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविज़न, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सी, बस सीधी ये बता दिए, टर्म मेंशन नहीं है। नगर पंचायत, नगर पंचायत दूसरा नाम क्या होता है इसका दूसरा नाम होता है नोटिफाइड एरिया काउंसिल, इसको भी नगर पंचायत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, म्यूनसिपल काउंसिल, अभी देखा था कि हमने म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी एक ही चीज़ होती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है। अर्बन पंचायत जैसी कोई भी बॉडी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, तो ये हमारी क्या हो गया, आंसर। 13. Consider the following quote. On the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. देखिए अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, तो अम्बेडकर जी को अगर आप जानते होंगे तो इन्होंने ही वर्कड मेनली अपॉन द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस लो स्ट्राटा, जो के पीपल जो हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया था। तो ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो उनको मिल गई थी, सम रिजर्वेशन इन एससी और एसटी को, ठीक है, रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट्री सीट में इनको रिजर्वेशन, बट उन्होंने बोला था वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन पॉलिटिक्स सम इक्वालिटी, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी वी विल हैव दिस इनइक्वालिटी, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमें क्या होगी, इनइक्वालिटी। तो ये किसने स्टेटमेंट दी थी, अम्बेडकर ने, तो सी इज़ द राइट आंसर। 14th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन द फॉलोइंग पावर्स हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सी ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। देखिए पावर एंड फंक्शन की बात करूँ, प्रेसिडेंट की 7 होती हैं इनके पास पावर। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर, जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है ये किसके अंडर है, एग्जीक्यूटिव के। दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग, ऑर्डिनेंस हो गया। तीसरा है फाइनेंशियल पावर, ठीक है, मनी बिल रिगार्डिंग, ठीक है। फाइनेंशियल पावर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो प्रेसिडेंट ही उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो भी फाइनेंशियल पावर के अंडर आता है। उसके बाद जुडिशियल पावर है, जो पार्डन जैसे करते हैं जो भी। डिप्लोमेटिक पावर, दूसरे देशों में जाना, प्रेसिडेंट से मिलना, ये डिप्लोमेटिक पावर। मिलिट्री पावर, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी क्या है, डिक्लेयर करना इमरजेंसी, और इमरजेंसी पावर ये होगी मिलिट्री पावर टू वेज अ वार ऑन अनदर कंट्री ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये होगी। तो इसके बाद टू डिसाइड एज हिज और हर डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो प्रेसिडेंट की ऐसी कोई डिस्क्रिशन नहीं होता टू डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, ठीक है। अगर डिस्क्रिशन की बात करूँ ना, तो डिस्क्रिशन पेज नंबर 17.14 लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी डिस्क्रिशन है। 2 टाइप की डिस्क्रिशन है। वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को कि आपको दिस
एरिया में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपके पास डिस्क्रिशन है, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं है, गवर्नर के पास है कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। सेकंड कौन सी सिचुएशन है, जैसे सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ऐसी कौन सी 3 सिचुएशन है। फर्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट की क्या है, डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनीवन, ठीक है, टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। सेकंड क्या है, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। देखिए अगर हाउस में कॉन्फिडेंस कोई पार्टी प्रूव नहीं कर पाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, लेकिन पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो उसको गवर्नमेंट को गिराए या ना गिराए, सो इट्स अ कंट्रोवर्शियल, तो डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। सी क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, ये भी इसका क्या है, प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ, टू रिमूव ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी प्रेसिडेंट की पावर है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टू ग्रांट पार्डन अ पर्सन हु हैज़ बीन पनिश फॉर अ कोर्ट मार्शल, ये क्या है, इनकी जुडिशियल पावर है अगेन, तो बी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, इनके डिस्क्रिशन में ऐसा कोई पावर इनकी नहीं है। 3 पावर हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है जो इनकी डिस्क्रिशन में है। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेनका गांधी, इन ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर भी आया था इसी से रिगार्डिंग, तो वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेनका गांधी से रिलेटेड क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ठीक है। आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो अभी हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे गया, इट इंटरलिंक द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। मेनका गांधी केस में ये सब क्या था, आउटकम थी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट। 19 और 21 इंटरलिंक्ड है, ठीक है, 19 फ्लोज थ्रू 21, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। सेकंड क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज आर्टिकल 19। ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि ये डी बसु 22nd एडिशन पेज नंबर 122 पे जब आप देखेंगे तो ये सब मेनका गांधी केस की क्या है, आउटकम। बी जो है, बी में आप देखेंगे, बी ऑप्शन में, इन द रिजल्ट ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मस्ट आल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। सो जो कोई लॉ है, अगर वो लॉ आर्टिकल 21 के लिए है तो इट आल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको भी जस्टिफाई करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ए लॉ मेड बाय द स्टेट विच सीक्स टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज पर्सनल रिस्पॉन्स दिस लिबर्टी मस्ट प्रिस्क्राइब ए प्रोसीजर फॉर सच डेप्रिवेशन विच मस्ट बी आर्बिट्ररी, अनफेयर और अनरीजनेबल, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। सी क्या है, फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बेसिस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द प्रोसेस, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हो तो आप ज़्यादा दिक्कत मत लीजिए, 1-2 क्वेश्चन ही होंगे ऐसे, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है, मेनका गांधी केस, ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द आंसर की, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू नीड सम पर्सनल गाइडेंस रिलेटिंग पेपर 2 तो आप इस गिवन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम और डिफेंस स्टडीज़ हैज़ आल्सो स्टार्टेड अ पेपर 2 एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर CAPF SC 2022। उसमें हम ये टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे, अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर क्राइसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, ठीक है। सो वी वाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम अगेन विल कम अप विद इकोनॉमिक सीरीज,
ठीक है, फॉर CAPF 2021, जिसमें 13 से लेकर 21 तक जितने भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।